देखो चैप्टर अभी वेव ऑप्टिक्स हम शुरू कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज हम करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर जो जो चीज हम करने वाले हैं अभी वो है लाइट एक वेव है। सबसे पहले लाइट एक वेव है, ये जानना जरूरी है। लाइट एक वेव है। लाइट एक वेव है तो लाइट एक रे भी है। बट यहाँ वेव का मतलब होता है डिस्टरबेंस, नॉट ए स्ट्रेट पाथ। इट इज ए वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजिशन। इट इज वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजिशन। एंड वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ेंगे। वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ेंगे। वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ेंगे। उसके आगे ह्यूजन ह्यूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन को उसके बेसिस पे प्रूफ किया है, वो करेंगे। आफ्टरवर्ड्स इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के डिस्कशन है, डेरिवेशन भी है। उसके बाद टॉपिक है डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट, उसके फॉर्मूले। और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में कोसाइन फॉर्मूला है, वो कोसाइन फॉर्मूला, और एक टेन फॉर्मूला भी है। ये दोनों फॉर्मूला पढ़ेंगे। इस टाइप से चीजें हो जाएगी फिनिश। बट इस क्वेश्चन में जो इंटरफेरेंस जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है। और इंटरफेरेंस के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो मैथमेटिकल है, और सारा फॉर्मूला वहीं पे डिपेंड करता है। शुरू की चीजें थ्योरेटिकल है, बट वो जानना, कंसेप्ट को समझने के लिए जानना जरूरी है। लाइट के बारे में एक बहुत कॉमन पॉइंट है, समझना है लाइट है क्या। तो लाइट के बारे में जो बहुत ही कॉमन और चीजें है वो है कि लाइट एक वेव है। तो लाइट का जो सोर्स होता है उस सोर्स से लाइट निकलती है। लाइट इन फॉर्म्स ऑफ वेव निकलती है, वाइब्रेशन होती है। और ये वेव आगे जाके किसी पर्टिकुलर, थोड़ी सी अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ के एक वाइब्रेशन शो करती है, एक्स्ट्रा वाइब्रेशन। दिस वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। दिस वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। बाहर से देखने पे वही वाइब्रेशन मेन सोर्स ऑफ लाइट लगता है। बाहर से देखने पे वही वाइब्रेशन मेन सोर्स ऑफ लाइट लगता है, वेव फ्रंट लगता है। और वो वेव फ्रंट जो है, वो वेव फ्रंट और आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरी दूर से देखने पे वो वेव फ्रंट की साइज और बड़ी हो जाती है। तो पहले प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, फिर आगे जाके सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है, फिर आगे वेव फ्रंट 1 2 3 बढ़ता जाता है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट ऐसे होते हैं। वेव फ्रंट की जो शेप है वो शेप ऑफ सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। और अगर लीनियर शेप ऑफ सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होगा। लीनियर है तो उसका वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है। तो एक मैंने पॉइंट सोर्स बताया, एक सिलिंड्रिकल बता दिया। और अगर कोई इनफाइनाइट से सोर्स आ रही है या प्लेन सोर्स है तो उसका प्लेन वेव फ्रंट होगा। आई मीन वेव फ्रंट थ्री टाइप्स के होते हैं: spherical wave front due to point source, plane wave front due to source at infinite or plane source, cylindrical wave front due to linear source of light। ये तीन टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का डिफिनेशन क्या है? इट इज ए कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट which are vibrating and same phase at locus। ये जो टर्म हमने लास्ट में बोला लोकस, ये लोकस एक नया टर्म आप लोग के लिए होता है। आप लोग के लिए होता है, पहले ऐसा नहीं था। जब हम क्लास 10th में थे तभी हमने लोकस के बारे में पढ़ा है। लोकस मैथमेटिक्स का एक टर्म है। और लोकस एंड कनकरेंट थ्योरम करके मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है जो अब सिर्फ आईआईटी एडवांस में ही पूछा जाता है। पहले 9th 10th में भी था और सीबीएसई में भी था। तो लोकस क्या होता है कि लोकस इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which satisfy the given mathematical condition। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which satisfy the given mathematical condition। इस चीजों को थोड़ा और डिटेल बताएं तो मीनिंग देखिए। मीनिंग कुछ ऐसे है कि अगर अगर एक पॉइंट लेते हैं और किसी प्लेन पे सर्टेन डिस्टेंस पे लोकस निकालना है। यू आर गिवन ए पॉइंट इन ए प्लेन
and it is assigned that find the locus at certain distance. Find the locus at certain distance. So this group of point is called locus, and at this case, if there is a center, then so it is a locus. लोकस ग्रुप ऑफ पॉइंट, तो इस कंडीशन में जो सर्कमफेरेंस होता है वही लोकस होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट सर्कमफेरेंस होता है। यस, तो ये लोकस हो गया। लोकस लोकस का मैं दोबारा मतलब बताता हूँ। देखो, कोई भी चीजें है जो सिमेट्रिकल शेप बनता है वो लोकस है। आपने पिछली क्लास में भी अगर सेंटर लेते हैं तो सेंटर का लोकस क्या होता है? कोई सेंटर, सेंटर मतलब पॉइंट। अगर आप स्फेरिकल शेप ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब, तो जो ग्लोब है, ग्लोब का सेंटर है, रिपीट करता हूँ, ग्लोब है, ग्लोब का जो सेंटर है, अगर ग्लोब के सेंटर पे बल्ब रखा हुआ है, ग्लोब ट्रांसपेरेंट है, लेट इट ग्लास का है, तो सरफेस ऑफ द ग्लोब एक्ट एज ए वेव फ्रंट of the source of light which is placed at the center of locus. And at this case, shape of wavefront is spherical and source of light is point. ये चीजें है। दूसरी तरीके से सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं। सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट में लीनियर सोर्स होगा, कोई ट्यूब जैसी चीज है, बहुत छोटी नहीं, छोटी सी पतली ट्यूब है, तो इसका वेवफ्रंट स्फेरिकल शेप लेगा। उसके बाद आता है हाइजन प्रिंसिपल। पहले आता है हाइजन प्रिंसिपल, समझ लीजिए। हाइजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं, जो भी मैं बोलूंगा अभी सब कुछ दिखाऊंगा, अभी आगे करके दिखाऊंगा। अभी पहला हाइजन प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेवफ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। Every point on given wavefront act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets, which travel in all directions with velocity of light in that medium. Again repeat करता हूँ, every point on given wavefront, every point on given wavefront act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets। मतलब पहली बार प्राइमरी सोर्स से, ओरिजिनल सोर्स से डिस्टरबेंस स्टार्ट होती है। कुछ जो डिस्टरबेंस से स्टार्ट होती है उसको वेवलेट्स बोलते हैं, वेवलेट्स। और वो वेवलेट, एक वेवलेट के हर एक पॉइंट से, वेवलेट का हर एक वेवलेट आगे जाके एक वेव फ्रंट बनाती है, सिमेट्रिकल शेप होगा। उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। इट मींस दैट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट, and again a new disturbance started from the wavefront, that is called secondary wavelets, and that secondary wavelets forms again a new wavefront, that is called secondary wavefront। ऑर्डर में आप ऐसे समझो, सोर्स से वेवलेट्स निकला, प्राइमरी आगे जाके वेवफ्रंट बनाया प्राइमरी, उस प्राइमरी वेवफ्रंट से फिर से डिस्टरबेंस निकला, सेकेंडरी वेवलेट्स, आगे जाके वो भी बनाएगा सेकेंडरी वेवफ्रंट। ये स्टेटमेंट है पहला। उसके बाद एवरी रे विल टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेवफ्रंट टू अनदर। एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने में सभी रे को इक्वल टाइम लगती है, howsoever distance may be, डिस्टेंस कुछ भी हो, every ray will take equal time to travel from one wavefront to another, and rays are perpendicular to wavefront, rays are perpendicular to wavefront, ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगले, ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया। फिर आगे कोहेरेंट, ये तो वेव फ्रंट की कंडीशन है। फिर आगे आता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस समझने के लिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को समझना है, क्योंकि इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का कंडीशन क्या है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सिमिलर लाइट होता है, एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, एक ही सोर्स से निकलता है, सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। दोबारा बोलता हूं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट which starts from same source, they have same frequency, same wavelength, एम्पलीट्यूड हम डिफरेंट शो करते हैं बट एम्पलीट्यूड भी सेम ही होता है,
एंड फेज डिफरेंस इज वेरी स्मॉल और जीरो। ये कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स का। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इज नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जब कंबाइन होते हैं, जब टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कंबाइन होते हैं, दे मेक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दे मेक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, that is called interference. Interference is the superposition of two coherent source of light. Again, interference is superposition of two coherent source of light. Or you can say another way, light is distributed, energy is distributed due to two coherent source of light. That is the superposition. That is next one. If y, पहले का क्वेश्चन ले लो, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, हम लेंगे आगे क्वेश्चन बताएंगे, y2 इक्वल टू b sin ओमेगा टी लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों को सुपरपोजिशन से कंबाइन करेंगे, फिर नेट फेज, नेट रिजल्टेंट, नेट इंटेंसिटी निकालेंगे। दोनों सोर्स की इंटेंसिटी अलग अलग होगा, I1 I2, एम्पलीट्यूड ए बी अलग अलग लेंगे, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न पे वेरी होगा, कभी मैक्सिमम मिनिमम, कभी मैक्सिमम मिनिमम होगा, कभी मैक्सिमम मिनिमम, कभी मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो इंटेंसिटी जहां मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, में मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके मैथमेटिकल कंडीशन होंगे, उसके एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, सबके फॉर्मूले होंगे, अभी डिराइव करेंगे, वो सब मुझे निकालना होगा। नेक्स्ट वन, उसके बाद इंटरफेरेंस में फिर ग्राफ होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस है, अगर डिटेल में जाएंगे तो, आप लोग को मैंने शायद ऐसा नहीं बोला है पहले, बट डिफ्रैक्शन के डिटेल में जाएंगे तो डिफ्रैक्शन इज आल्सो इंटरफेरेंस, बट वो इनिशियली नहीं दिखता है। इनिशियली डिफ्रैक्शन के बारे में बताते हैं, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर थ्रू व्हिच रेज पासेस, थ्रू व्हिच वेव पासेस। कहता है एक सिंगल थीन स्लिट या होल होगा जिसके थ्रू लाइट जाएगी, लाइट होल को पार करने के बाद, एपर्चर को पार करने के बाद लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, सॉरी डिफ्रैक्शन, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंडिंग आपके मन में होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट तो रेयर से डेंसर में भी होता है, रिफ्रैक्शन में भी बेंडिंग होता है, बट रिफ्रैक्शन में बेंडिंग तब होता है जब मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है तो बेंडिंग हो जाती है। यहाँ मीडियम नहीं चेंज होता है, यहाँ पे सिर्फ एपर्चर को क्रॉस करता है, एपर्चर मतलब होल को क्रॉस करता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के मैथमेटिकल कंडीशन काफी छोटे हैं, 2-3 लाइन में सारा कुछ खत्म हो जाता है, ग्राफ बनाना है। डिफ्रैक्शन में सिंगल सोर्स होते हैं, बट ईच पॉइंट ऑफ द सोर्स एक्ट एज ए, each point of the whole act as a source of light। ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, बट हम वहां पे उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, नहीं भी बताएंगे तो काम चलेगा, बट बता देना है। उसके बाद टर्म आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ restricting the vibration of light, restricting the vibration of light, वाइब्रेशन ऑफ लाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकना नहीं है, रिस्ट्रिक्ट करना है। रोकना और रेस्ट्रिक्ट होने में अंतर है, कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है। पोलराइजेशन में क्या होता है, आप लोग धूप में पोलराइड ग्लास का सन ग्लासेस यूज करते हैं, सन ग्लास लाइट को स्टॉप नहीं करता, लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है। लाइट की इंटेंसिटी ग्लास से पहले ज्यादा होती है, ग्लास में पास होने के बाद कम हो जाती है। ऐसे भी पोलराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा ग्लास यूज होते हैं, टीवी यूज करते हैं तो टीवी के ऊपर भी जो पैनल लगाए जाते हैं ग्लास, वो पोलराइड ही ग्लास लगाए जाते हैं, क्योंकि टीवी से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी निकलती है, आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले तो नहीं था, पहले तो जैसे भी था चलते थे, लोग आंख खराब हो रहे हैं होने दो। अब इन्होंने फिर फिल्म लगाया जिससे इंटेंसिटी लाइट की रिड्यूस हो जाए, लैपटॉप के ऊपर भी ऐसे लगाए जा रहे हैं।
और भी अलग अलग जितने भी डिवाइसेस है, जहां लाइट सेंसर डिवाइसेस है, उन सब में पोलराइड फिल्म लगाए जाते हैं, पोलराइड ग्लास लगाए जाते हैं। वो लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस हो जाता है। उस पोलराइजेशन के बारे में भी पढ़ना है, उसका एक दो फॉर्मूला है। तो वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया, अभी जितनी टॉपिक बताया यही टॉपिक है। अब मैं इसी चीज को नोट्स के थ्रू चीजों को कवर करता हूँ, जितनी मैंने चीजें बताई है इसी चीज को। क्लास लगभग मेरे को 2 घंटा, 1.5 2 घंटा तो लेना पड़ेगा, तो जाके चीजें होगी स्पीड में। देखिए, वेव ऑप्टिक्स का जो मैंने पहले डेफिनेशन बताया था वेव का, है तीनों डायग्राम है। वेव ऑप्टिक्स क्या है? देखिए, वेव ऑप्टिक्स नहीं, वेव propagation of disturbance through a medium which one point to another without producing net displacement in the particle of medium, बस ये समझा है। वेव है लाइट का वेव, वेव फ्रंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट द सेम टाइम। लोकस को डिफाइन किया, वाई लोकस मतलब सेम फेज में, सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जहाँ पे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, ये लोकस। लोकस में टाइप्स ऑफ लोकस में, यहाँ जैसे पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। मान लो सोर्स ऑफ लाइट ये मैंने बनाया है, सोर्स ऑफ, और इस सोर्स ऑफ लाइट से सभी डायरेक्शन में लाइट निकलती है। तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट, यहाँ वेव निकलती है, तो ये एक वेव फ्रंट बना रहा है, ये वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। सेकेंड वन, लाइन सोर्स, लीनियर सोर्स मैंने बताया था, ये बीच की जो लाइन है लीनियर सोर्स है, बीच की लाइन, ये बीच की लाइन लीनियर सोर्स है। इस लीनियर सोर्स से सभी डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, हर एक पॉइंट पे लाइट, लाइट निकल रही है। इस लाइट निकलने से हर एक पॉइंट पे यहाँ पे लाइट निकल रही है। तो इस टाइप से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया गया है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो सिलिंड्रिकल, सॉरी, इस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बना, डब्ल्यू एफ मतलब वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। सोर्स इसका लीनियर है, लीनियर सोर्स लाइन सोर्स का हो गया। ये पहला टाइप ऑफ वेव फ्रंट हो गया। दूसरा टाइप ऑफ वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में लिखा है रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वो तो ठीक है, लाइट का सोर्स पीछे से आ रहा है, या तो इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है जैसे कि मैंने बताया था, या सोर्स ऑफ लाइट भी प्लेन है, ऐसा हो सकता है, यहीं से लाइट निकल रही है। नेक्स्ट, आपने आपने ये सब डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेना है कंसेप्ट के पर्पज से। ये दोनों जो मैंने समझाया है आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट। ये जो ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट जो लिखा हुआ है, प्राइमरी वेव फ्रंट, इसमें लिखना है प्राइमरी वेव फ्रंट। पहली, ऑल पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, गिविंग आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन एज ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाए हैं कि ये देखो, पहला सोर्स है, एस सोर्स है, इस सोर्स से वेवलेट्स निकला,
और इस वेवलेट्स के बाद ये जो पहली बार बना है प्राइमरी वेव फ्रंट बना है, वेव फ्रंट WF प्राइमरी 1 लिखा प्राइमरी वेव। और इसका हर एक पॉइंट एज ए सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करता है, हर एक पॉइंट एज ए सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करता है, हर एक पॉइंट, और इससे लाइट निकलती है बाहर की डायरेक्शन, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स आगे जाके फिर से एक वेव फ्रंट बनाता है WF2, ये वेव फ्रंट बनाता है, वही लिखा है। इन फॉरवर्ड इन्वेलप of this secondary wavelets at any instant the gives the position of, ये POS जो है position of wavefront at that instant, मतलब न्यू वेवफ्रंट सेकेंडरी वेवफ्रंट हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे पहला सोर्स है, सोर्स से जो निकलता है प्राइमरी वेवलेट्स, जिसको डिस्टर्बेंस बोलते हैं, और ये आगे जाके प्राइमरी वेवफ्रंट बनाता है। ये प्राइमरी वेवफ्रंट आगे जाके सेकेंडरी वेवलेट्स बनाता है, और फिर आगे जाके सेकेंडरी वेवफ्रंट बना देता है। फिर जो दो लॉ और मैंने बताया था, वो मैंने बताया था कि रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पहला और दूसरा दो वेवफ्रंट बना दिया गया। यहाँ मान लियो वेवफ्रंट 1 है, वेवफ्रंट 2 है, तो रेज जो जा रही है तभी रे इक्वल टाइम लेगी। मैंने यहाँ पे बताया पहले को टाइम लगा T1, दूसरे को T2, तीसरे को टाइम T3 लगा, सभी ने इक्वल टाइम लगा, और बताया कि पहली और दूसरे के ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, ये डायग्राम भी बना लेंगे समझने के लिए। ये जो लास्ट के मैंने दो लॉ बताए हैं, ये लॉ जनरली बुक में नहीं होता है अच्छी जो बुक है, ज्यादा कंसेप्ट वाली बुक उसमें होती है, बट एप्लीकेशन इसका है। आप इसको नोट कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। आगे जाके ये जो दूसरा डायग्राम है, ये भी वेव फ्रंट को ही बताया गया है। कैसे बताया है? क्योंकि यह सोर्स ऑफ लाइट एस है, और यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनाया गया। यहाँ पे इससे पहले ये डिस्टरबेंस यहाँ गई होगी वेव फ्रंट का, और हर एक पॉइंट पे वेव फ्रंट जो है यहाँ पे एक न्यू डिस्टरबेंस होता है, तो ये हर एक पॉइंट पे ये अगेन सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहा है। ये आगे जाके फिर से एक वेव फ्रंट बनाएगी। तो पहली है वेव फ्रंट 1, ये वेव फ्रंट 2 है। ऐसा ही डायग्राम स्ट्रेट लाइन वालों के लिए वेव फ्रंट बनाया गया है। वेव फ्रंट 1 है, वेव फ्रंट 2 है। और आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट, एक्चुअली में जो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट है, एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को प्रूफ किया गया है। रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को प्रूफ किया गया है। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में दूसरा भी बना सकता हूं, लेकिन मैं दूसरा नहीं बना के इसी डायग्राम के ऊपर फोकस कर देता हूं। ये डायग्राम में 3 रे इंसिडेंट होता हुआ दिखा है, लेकिन आपको 2 ही ड्रॉ करना है, 3 नहीं ड्रॉ करना। ये दोनों रे ही ड्रॉ करना है आपको, इस तीसरे को नहीं ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये नॉर्मल मैंने खींचा है, यहाँ नॉर्मल हमने ड्रॉ किया N1, ये नॉर्मल N2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई,
यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, ये भी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ब्लू कलर वाली लाइट रिफ्लेक्टेड है, दोनों पैरेलल आई है, पैरेलल जाएगी। ए और बी एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे दो वेव फ्रंट ड्रॉ किया गया है, वेव फ्रंट को मैं ग्रीन कलर से लेता हूँ, ये दोनों वेव फ्रंट, थोड़ा डायग्राम आगे पीछे बना हुआ है बट ये ठीक है, दोनों इक्वल लेना चाहिए वेव फ्रंट साइज में, बट आगे पीछे चलो चलेगा। तो यहाँ पे मैं पहली चीज है ए बी एंड ए डैश बी डैश जो है वेव फ्रंट है। तो क्या होगा, वेव फ्रंट मैंने बताया था रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट रेज के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू 90 बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप ए डैश, मैंने कहा था कि लाइट रेज इक्वल टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर पॉइंट। देखो ए से ए डैश और बी से बी डैश एक वेव फ्रंट से जाने का डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट दोनों में सेम होगा, स्पीड इक्वल टू सी इंटू टी, सी इंटू टी आ गया। अब आपको यहाँ पे सी इंटू टी एक ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड दूसरा ट्रायंगल ए ए डैश बी। देखो दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है दोनों ट्रायंगल। और मैंने एक दूसरा ये ले लिया, तीन स्टेप ले लिया, एक राइट एंगल ले लिया 90 90, दूसरा कॉमन साइड ले लिया और तीसरा एक और साइड ले लिया जिसमें कि ए डैश इक्वल टू बी बी डैश है इक्वल टू सी टी है। तो बाई आरएचएस दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट, ए बी बी डैश इक्वल टू ए डैश बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, दोनों सीपीसीटी से सभी पार्ट इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो पहला मैंने एंगल ऑफ आई बनाया तो ये भी दूसरा एंगल ऑफ आई इक्वल हो जाएगा। चेक करना है कर सकते हो, कैसे होगा जवाब देता हूँ। देखो अभी मैं देखना है, ये एंगल 90 है, देखो ये 90 एंगल है, दूसरा ये एंगल 90 है, तो ये बीच में कॉमन है, इस कॉमन होने से इधर का इक्वल हो जाएगा, इधर इधर से इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है, नॉर्मल है, और ये 90 है, वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू एंगल, ये कॉमन है, तो ये आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को जब आगे बढ़ेंगे आर इक्वल टू आर हो जाएगा, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, इससे एंगल आई इक्वल टू आर प्रूफ हो जाएगा, देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू आर प्रूफ हो जाएगा। दिस प्रूफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग जिनको नोट करना है कर लीजिए, एक बार कर लीजिए। चीजों को स्पीड में करते जाना, थोड़ा स्पीड एक बार मुझे स्लो इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि मैं और भी स्पीड में करा दूं लेकिन आपके लिए भी कंफर्टेबल हो।
नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना है। शायद आपकी स्क्रीन में कुछ और ही दिख रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज कर लेना जी। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव, इसमें भी पहले रेज में थ्री रेज लिया हुआ है। थ्री रेज की जरूरत मुझे नहीं है, दो ही की जरूरत है। एक रेज आई है, ये रे आई है, बेंड हो गई। ये जो रेज आई है सेकंड वाली, इसको भी बेंड करता हूं, मुझे बताना चाहिए। एक नॉर्मल खींचो और ये बेंड हो गई, दोनों लेना है, बीच वाले का जरूरत नहीं था। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पहले वाले में आई है, मैं बता दूं ये वाला भी एंगल आई हो जाएगा। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो ये भी आर देख रहे हैं। ये इक्वल कैसे है, रीजन है बिल्कुल, ये 90 डिग्री है और ये 90 है, ये पोर्शन कॉमन है, यहाँ पे ये पोर्शन कॉमन है, तो इसके इक्वल। ऊपर एयर है, वन मीडियम टू रिफ्रैक्शन है ना, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन में रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर लेना है। एयर टू ग्लास में जा रहा है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट c1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट c2। यहाँ पे ए बी और ए डैश बी डैश अगेन वेव फ्रंट है, ए बी एंड ए डैश बी डैश आर वेव फ्रंट, आर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट इक्वल टाइम लेगा, जैसे कि हम जानते हैं। तो बी से बी डैश और ए से ए डैश पहुंचने में टाइम सेम लगेगा, ये दोनों में सेम टाइम लगेगा। तो ऊपर वाले में टाइम स्पीड ऑफ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो c1 इनटू टी, दूसरे में c2 इनटू टी, स्पीड ऑफ लाइट c1 c2 है। मैं यहां से साइन आई साइन आर निकाल चुका हूं, निकाल लेता हूं। अब उसी ट्रायंगल में साइन आई लगाओ, पहले वाले ट्रायंगल में। तो साइन आई, पहले वाले ट्रायंगल का मतलब उस ट्रायंगल का नाम है ए बी बी डैश। साइन आई इक्वल टू कितना होगा, बी बी डैश बाई ए ए डैश। दूसरा वाला ट्रायंगल साइन आर, ट्रायंगल का नाम है ए ए डैश बी डैश, साइन आर। साइन आर इक्वल टू ए ए डैश बाई ए बी डैश। लिखने में एक गलती हो रही है, इसको ए बी डैश करना है। आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर, क्या आएगा देख लो, चेक कर लो। साइन आई बाई साइन आर करेंगे, कैंसिल होकर नीचे का पोर्शन तो कैंसिल ही हो जाएगा, बी बी डैश बाई ए डैश आएगा, इक्वल टू सी वन टी बाई सी टू टी आएगा। सी वन सी टू कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी वन बाई सी टू इक्वल टू, मनन का मिस हो गया, एक मिनट। तो यहाँ पे फिर म्यू टू बाई म्यू वन आ जाएगा, ये स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया है। आप इसको एक बार नोट कर लेना, एक बार डायग्राम बना के नोट कर दो। फाइनली फॉर्मूला मेरे पास यही वाला फॉर्मूला हो रहा है, जो स्नेल्स लॉ प्रूफ हो रहा है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी वन बाई सी टू इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। नेक्स्ट वन, ये एक छोटे से टर्म है, रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय। तो कहता है अगर इंसिडेंट रे ऐसा है तो प्रिज्म से पास होने के बाद जो वेव फ्रंट का शेप चेंज हो रहा है,
बेंड हो रहा है। तो ये छोटे छोटे चीज है। कंसेप्ट ऑफ पॉइंट व्यू से ये भी समझना है कि जैसे शेप से वेव फ्रंट की शेप चेंज होती है, वो होती है, सच में होती है। अब आज एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मैं डिफाइन कर चुका हूं, फिर भी देखिए क्या लिखा है। सोर्सेस ऑफ लाइट which emit continuous light of same wavelength. Sources of light which emit continuous light of same wavelength, same frequency or same phase having constant phase difference. Coherent source of light. आप इसके बारे में लिखना है लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन दो दो बार पढ़ना जरूरी है ताकि दिमाग में कोहेरेंट सोर्स के कंडीशन पता हो जाए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सेकंड वाला पार्ट आप देख रहे हैं। इंटरफेरेंस क्या लिखा है? फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। किसकी लाइट एनर्जी? इन ए मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का सुपरपोजिशन होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और भी लिखा है when resultant intensity is maximum, constructive interference, when resultant intensity is minimum, destructive interference। resultant intensity maximum, constructive, resultant intensity minimum, destructive interference। Condition for constructive interference: the two sources must be coherent। कंडीशन है, कोहेरेंट सोर्स लाइट होगा तभी इंटरफेरेंस होगा। मस्ट बी स्ट्रांगली विथ लिस्ट बैकग्राउंड, source must be strong with least background, amplitude of wave from sources should be preferably equal। और कोहेरेंट बोलते ही काफी कुछ आ गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, वेवलेंथ सेम हो गया। इसको आप दो बार पूरा चीज को पढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दो बार पढ़िए, अपने से पढ़िए, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। बट आप पढ़ के ये सोचो कि मुझे याद कर लेना, अभी याद कर लेना है। मैं पूछूंगा अभी बीच में। सर आगे के सारे पेजेस रोटेटेड है क्या? वो तो पेज हम सीधा करके दे देंगे आपको। देखता हूँ अगर सीधा हो नहीं सके, सर, दिक्कत हो रही स्क्रीन है पे देखने में। थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही थी, तो अगर रोटेशन का कोई ऑप्शन चलो होता तो कर देते। मैं देखता हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, रुक जाओ। वो जब स्कैन हुआ है ना तभी दिक्कत हो गई थी, स्कैन टाइम में। हम्म, देखो इसमें नहीं आ रहा कोई बात नहीं सर। है।
किया हुआ है, किया हुआ तो है ऑटो रोटेट। ये बताता हूँ क्या हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये पेज रोटेट होता है ना, तो क्या बोलते हैं, एक लैंडस्केप होते हैं, दूसरा क्या होता है, हेलो, एक लैंडस्केप, दूसरा क्या होता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट होता है ना। तो वो क्या होता है कि जब मैंने इसको स्कैन किया था ना पेज को पहली बार, तो उसी समय इसने क्या किया कि वो ऑटो डिसाइड करता है। तो अगर मेरा एंगल कोई चेंज हुआ ना, तो अपने आप डिसाइड करके उसने ओके स्कैनर ने वैसा ले लिया है। बट अभी जो न्यू आपको देंगे ना, मतलब इसके अलावा वो आज मिलेगा, तो उसके अंदर बिल्कुल फ्रेश बहुत बढ़िया सा टॉप क्वालिटी का स्कैन करके दिया जा रहा है। मैं आपको सैंपल दिखा दूं। अभी जो आ रहा है कल, अभी जो नए आप लोग को दिए जाएंगे कुछ, ये चीजें मैंने कल पढ़ाया था, इसी चैप्टर को, ये टॉपिक को कल पढ़ाया था। तो एज इट इज ये रहेगा, लगभग लगेगा कि ये साफ साफ है, ज्यादा साफ है, तो ये वाली चीजें हम आगे देंगे। ये देंगे नहीं, मतलब ये एक पोर्ट ऐप पे ये वाली चीजें रहेगी। तो उसको कर लो, ऐसा है ना, जो चीजें कर लो मैं आपको वो चीजें भेज भी दूंगा। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी विजिबिलिटी कैसी है, हेलो, ठीक है सर। ठीक है। ये दूसरे चैप्टर का है। तो अभी इसमें चेंज करके ये वाली चीजें अभी दूसरे में जाएगी। जो लिखने का पोर्शन है ना, हम लिखेंगे। तो मतलब करना अभी तो है, अभी इमीडिएट कोई चेंज नहीं हो सकता, चेंज करने में 10 मिनट टाइम लगना पड़ेगा वो। किसी किसी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं रहते, कुछ वर्जन पे भी डिपेंड करता है, किसी किसी में रहते हैं रोटेट करने का। एक्चुअली जो हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं ना, ये स्क्रीन है एंड्रॉइड जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। अगर यही चीजें होती ना विंडोज पे, तो ऑप्शन होता पेज रोटेट करने का, और नोट एक, फिर उसमें इतने स्मूथ राइटिंग का ऑप्शन नहीं होता। जहाँ पेज रोटेट का इजी ऑप्शन है ना, वहाँ राइटिंग का ऑप्शन नहीं है। शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा 2 बार, यस, हेलो, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जवाब दे दो, ठीक रहेगा। हाँ, ठीक, क्या हो रहा है, ये बीच में गैप कैसे हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे है डेरिवेशन का पार्ट है, ये सभी को जरूर करना है। देखिए इस चीज को क्या है, आ, ये तो इसके जो मेथड है, जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा है, दिस शुड बी प्रेफरली मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल वेवलेंथ हो, दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर,
and they should be point source or narrow source of light. ये कंडीशन है। ये जो सामने में आपके पास एक मेथड ऑफ डेरिवेशन है, पहले इसको देख लेते हैं। टॉपिक है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक लिखेंगे आप, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इंटरफेरेंस का पार्ट है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को समझने के लिए मैं कुछ चीजें पहले बता दूं अलग से। पहले मैथमेटिक्स आप ले लीजिए दोनों पेज, फिर हम वापस उस पेज पे आएंगे जो अभी सामने आपके पेज है। देखिए, जो मैंने कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आपको बताया था, जो मैंने कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बताया था, आप सपोज करो कि एक ओरिजिनल सोर्स है, एस है, और इस एस से बहुत सारी वाइब्रेशन ऑफ लाइट निकलती है, मतलब वेव ऑफ लाइट निकलती है, लाइट की रे वेव जो भी कहो निकलती है वाइब्रेशन। जब ये लाइट की वेव निकलती है, इसी सोर्स से दो सोर्स मुझे बनानी है, तो सामने मैंने एक वाल खींच दिया, सामने एक वाल खींच दिया, एक वाल खींच दिया। इससे क्या है कि सोर्स ऑफ लाइट पहले जो आती है वो ब्लॉक हो जाती है, आगे लाइट नहीं जाती। फिर हमने क्या किया, इसी से एक दो होल, आगे मैंने दो होल बना दिया, दो होल बना दिया। इस दोनों होल से लाइट निकल रही है, इस दोनों होल से लाइट निकल रही है, इस दोनों होल से लाइट निकल रही है। फिर आगे एक स्क्रीन है, फिर आगे एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर इसका कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है सोर्स ऑफ लाइट। इसका कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट कुछ इस टाइप से, कुछ कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये कंबाइंड इफेक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्क्रीन लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट एक्चुअली ये S1 S2, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इसको स्लिट बोलते हैं, स्लिट। स्लिट मतलब इस दोनों ये हो, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, जो इंटरफेरेंस होगा उस स्क्रीन पे होगा, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न भी बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोल। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ड्राइंग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, कोई एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट S1 है और S2 है, इस दोनों में क्या क्या है। S1 की डिस्प्लेसमेंट y1 ले लो, S2 की y2 ले लो, इसकी एम्पलीट्यूड a ले लो, इसकी एम्पलीट्यूड b ले लो। सिंपल इक्वेशन y के लिए फॉर्मूला होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t, फॉर्मूला हो जाएगा, एंड इसके लिए हो जाएगा b sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये इक्वेशन हो जाएगा y1 y2, आप यहाँ लिख लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो सुपरपोजिशन, ऊपर टॉपिक पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
मैथमेटिकल पार्ट आप भी लिखेंगे। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t, y2 इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5, यही लिखते जाएंगे डायरेक्ट। बाई सुपर पोजिशन y इक्वल टू y1 प्लस y1 की वैल्यू a sin ओमेगा t प्लस 5, y2 की b sin ओमेगा t प्लस 5, ये बेसिक इक्वेशन है। इसके बाद ये बीच के स्टेप है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बट मैं आगे बढ़ूंगा। a sin ओमेगा t, यहाँ पे sin ओमेगा t प्लस जो फाई आपको दिख रहा है, इसको sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, वो फॉर्मूला लगा दिया गया है। उस फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ a प्लस b cos फाई को r sin फाई, r cos फाई एंड b sin फाई को r sin फाई लिया गया, इसका स्क्वायरिंग और एडिंग किया गया, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया है ये आया है। ये क्या है? ये है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ नहीं लिखेंगे ये रेड कलर, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये आप नोट करेंगे। तो आर यहाँ पे हटाएंगे आर, तो स्क्वायर रूट में ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, आप जरूर लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड वेव। आगे बढ़ते हैं। cos फाई इक्वल टू 1 मैक्सिमम के लिए, cos फाई 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? अगर आपने इसको 1 कर दिया, cos फाई को यहाँ 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब आर इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। cos फाई इक्वल टू 1 कब होता है? फाई की वैल्यू 1 तब होती है जब फाई की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई, 6 पाई, तो जनरल फॉर्मूला फाई इक्वल टू 2n पाई हो जाता है। when cos फाई इक्वल टू -1 मिनिमम आर के लिए, मिनिमम आर के लिए, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई, फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई हो जाता है। कब? जब आर की वैल्यू a माइनस बी होता है। इसी में cos फाई की वैल्यू -1 करोगे, -1 कब होता है? जब फाई की वैल्यू देखो पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई, देखो 180 डिग्री में माइनस होता है, और आप इवन ऑड ऑर्डर में लेंगे पाई, 3 पाई, 7 पाई, तब भी होता है, आर इक्वल टू ए माइनस बी होता है। आप यहाँ तक लिख लो, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। अभी चूंकि छोटे छोटे पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्किप मत करना। आप नहीं समझ में आना पूछना, नहीं समझ में आया पूछना भी है, लिखना भी है, समझना भी है, क्योंकि ये स्किप कर जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। हो सकता है बोरिंग लगता है, तब भी लिखना है इसको, इसमें कंसेप्ट मिसिंग है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करेगा। ये क्लियर है, न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा। मैं यहाँ रुकूंगा, आपसे दोबारा लिखवाऊंगा इसको। अभी इस चैप्टर जो इंटरफेरेंस के सभी फॉर्मूले को क्लास के बीच में ही आपसे दोबारा लिखवा के मैं फोटो, मतलब फोटो आप भेजेंगे मुझे, व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि ये रुकने वाली चीज है। ये क्लियर है, इसके न्यूमेरिकल क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, वेव ऑप्टिक्स कंफ्यूजन में रहेगा। ठीक है, आगे आगे एक फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ छोटा सा, इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, सोर्स की एम्पलीट्यूड ए और बी है, और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आर है। तो सोर्स की इंटेंसिटी अगर I1 I2 लेते हैं, तो वो अपने अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे देखिए I1 इक्वल टू ए स्क्वायर, I2 इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड रिजल्टेंट I प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर I मैक्स, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर मैक्स के। आर मैक्स कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। आई मिनिमम, रिजल्टेंट के मिनिमम के स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये सारे इक्वेशन बन सकते हैं, आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटा सा गलत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखने में गलती हुई है, आई मैक्स ए प्लस बी करना है, यहाँ ए माइनस बी करना है। I1 I2 किसके प्रोपोर्शनल होता है? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सारे के सारे लिख लो आप, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
उसी को आगे यहाँ पे क्या है, आई मैक्स बाई आई मिनिमम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे है आई वन बाई आई टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू विड्थ ऑफ एस वन विड्थ ऑफ एस टू। ऊपर जो हमने एस वन एस टू यहाँ पे लिया था ना, यहाँ पे आप जो लिया था ना एस वन एस टू, इसकी विड्थ को डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू माना हुआ है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन ये भी बन गया है। ये जो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो लिखा है 2 पाई बाई लेम्डा इंटू 5, ये मैं आगे समझाता हूँ। बट एक पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला आपको लिख लेना है। पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला लेम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, लेम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 जनरल फॉर्मूला। आप पूछेंगे कैसे हुआ सर ये फॉर्मूला, वो समझ लीजिए। अगर कोई ऑसिलेशन हो रहा है तो वन ऑसिलेशन में 2 पाई का फेज बनता है, पाथ डिफरेंस लेम्डा होता है। तो 2 पाई के पाथ डिफरेंस में अगर लेम्डा हो गया फेज पाथ डिफरेंस, तो 5 में कितना हो जाएगा, तो लेम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा। यही फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का जनरली होता है, यहाँ पे लिख दिए। अब इसके आगे का जो इक्वेशन है, इससे पहले मुझे कुछ और करना पड़ेगा, फिर मैं इस बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करूंगा, फिर पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। पीछे आइए, पीछे डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम आ गए दोबारा। मैंने यहाँ पे बताया था कि जो S1 S2 जैसे कि मैंने पहले बताया सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है, और इसका बेस ऐसे निकलता है। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है d है, तो d/2 ऊपर d/2 नीचे है। और ये स्क्रीन है, देख रहे हैं आप स्क्रीन, और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। इस स्क्रीन के ऊपर फाइनली इंटरफेरेंस पैटर्न होना है। स्मॉल डी के ठीक सामने सामने सेंट्रल पॉइंट को ओ माना है, S1 के सामने के पॉइंट को ए माना है, S2 के सामने के पॉइंट को बी माना है। सेंटर से P एक पॉइंट है जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट इंटरफेरेंस तो पूरे स्क्रीन पे ही होगा, लेकिन P पॉइंट के बारे में हम पर्टिकुलर कंसीडर कर रहे हैं, जिसका सेंटर से डिस्टेंस y। अब आगे बढ़ते हैं। P will be sheet of maximum and minima depending type of path difference, ऐसे बता रहा है। पाथ डिफरेंस x इक्वल टू S2P माइनस S1P, ये क्या है जी? देखो S1 S2P में S1 से P पे पहुंचने का जो डिस्टेंस है S1P है, S2 से पहुंचने का डिस्टेंस S2P है। पाथ डिफरेंस में S2P लार्जर है, तो S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस आया। अब ये दोनों की अलग अलग वैल्यू आप निकालेंगे, S2P S1P। ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एज इट इज है। S1P S1P का स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। और सभी वैल्यू पुट करेंगे तो S1A d स्क्वायर है, और जो AP है, AP देखो AP तो पूरा y नहीं है, y से कितना कम है, तो d-2 कम है, तो dy माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट किया, फिर S2P निकाला गया, नीचे वाला में S2P, ये भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें भी देखेंगे S2B का स्क्वायर BP स्क्वायर d स्क्वायर प्लस y प्लस d का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस y तो है ही, प्लस d/2 ऐड होगा, और ये रहेगा। सॉल्व कर दीजिए। फिर दोनों के इक्वेशन में यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू पुट की गई है, यहाँ पे कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्शन ऑप्शन होगा। यहाँ पे लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए माइनस बी ए प्लस बी लगाया गया। जो ए प्लस बी है उसको नीचे कर दिया गया, अप्रोक्सीमेटली ये देख रहे हैं। ऊपर सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू इधर आई है वो वैल्यू आई है 2id आई है, और ये 2id है। ये पूरी पहला पार्ट भी क्लियर हो गया।
तो ये भी नोट करो, वो भी नोट करो, जहां इतना तक कर लो अभी, इसको नोट कर लीजिए। मैं 10 सेकेंड रुकता हूँ, 10-20 सेकेंड, फिर उसके बाद मैं आगे का टॉपिक रिलेट करता हूँ। अब देखो पार्ट डिफरेंस के कितने फॉर्मूले आ चुके हैं। पीछे जो पार्ट डिफरेंस हमने निकाला था, आपको याद है, S/2। क्या लग रहा है, मनन बाहर है क्या? 2 पाई इंटू 5 भी हम रुके हुए थे। याद करो, लेमडा इंटू 2 पाई इंटू 5 जब हमने किया था, तो लेमडा इंटू 2 पाई इंटू 5 में 5 को एंगल बताया था। तो आपको याद है कि आपने एक जनरल फॉर्मूला के बारे में बात किया था। मैंने पीछे देखो जो याद किया है, यहाँ पे पहले आप याद कर लो कि ये सारा फॉर्मूला डिराइव करके एक्स की वैल्यू वाई डी वाई दिया है, पार्ट डिफरेंस है। फिर मैं वापस आता हूँ। मैंने लास्ट में जहां तक ये टॉपिक को छोड़ा था, तो ये इस टॉपिक पे छोड़ा था, ये पार्ट डिफरेंस पे छोड़ा था टॉपिक, पार्ट डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 है, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 है। तो जब मैंने, आपको याद है कि मैंने 5 की वैल्यू एक बार कहा था कि आप 0 लो, 2 पाई लो, 4 पाई लो, कंस्ट्रक्टिव में ऐसा बोला था। तो इसका मतलब होता है 5 की वैल्यू जनरल फॉर्मूला 2n पाई लगाओ, ये होता है 2n पाई। तो यहाँ पे भी लेमडा बाई 2 पाई की जगह लेमडा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई लगाओगे तो कितना हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा। फिर दूसरी जगह लगाओगे एन लेमडा, और दूसरी जगह लगाओगे लेमडा इंटू 2 पाई। कब? जब मैंने कहा था कि एक बार पाई लगाओ, 3 पाई लगाओ, 5 पाई लगाओ, डिस्ट्रक्टिव में बोला था। तो इसका जनरल फॉर्मूला 2n+1 पाई होता है, या माइनस भी हो सकता है। 2n+1 पाई लगाओगे तो कैंसिल होके 2n+1 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। ये लिखोगे, आप लिख लोगे दोनों चीजें, जरूरत है लिख लो। अभी ये इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है खत्म होने वाला है। खत्म होने के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद जब दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन खत्म करेंगे। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन बड़ा टॉपिक नहीं है, इंटरफेरेंस से छोटा है। उम्मीद है 11:30 तक हमारा हो जाना चाहिए सब कुछ। अगर नोट कर लिया है तो फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो जो अभी आपने लिखा, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक क्या लिखा है, एन लेमडा। दूसरा लिखा है 2n+1 लेमडा बाई 2n+1 लेमडा बाई 2। ये सारा नोट्स भेज देंगे, सब कुछ है आपके पास। फिर आप यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। पीछे फॉर्मूला आपका अभी अभी पीछे डिराइव किया आपने, लास्ट फॉर्मूला वो देखो क्या डिराइव किया आपने। एक वाई डी बाई डी फॉर्मूला आपने डिराइव किया, वाई डी बाई डी, ये पार्ट डिफरेंस था। इस पार्ट डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के साथ कंपेयर किया जाता है। वो क्या किया जाता है देखो। अभी अभी मैंने दूसरा टॉपिक आपके सामने लाया है, वो लाया है एन लेमडा। एन लेमडा को वाई डी बाई डी के साथ इक्वेट किया गया। जैसा कि इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 करना है। फिर यहाँ देखो 5 की वैल्यू पुट किया गया, फिर एन लेमडा इक्वेट कर दिया गया। यहाँ सॉल्व करके वाई डी बाई डी इक्वल टू एन लेमडा। तो वाई की वैल्यू आ गया एन लेमडा डी बाई डी, कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव में 2n+1 लेमडा बाई 2 इक्वल टू वाई डी बाई डी, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, लिख लो आप।
ये दोनों लिख लो। ये फालतू चीजें मैं हटा देता हूँ जो साइड में मैंने लिखा है। फालतू तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो फाइनली फॉर्मूला ये दोनों आपके पास आ चुका है। ये फॉर्मूला आ चुका है। ये एक कंस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई। सेंट्रल से कंस्ट्रक्टिव की क्या डिस्टेंस है और डिस्ट्रक्टिव की क्या डिस्टेंस है, वाई। फिर टॉपिक इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? बीटा वाई एन माइनस वन। ये y1 - y1 - 1 क्या है, मैं समझ लो आप। पीछे अगर मैं डायग्राम में जाना पड़ेगा, अगर ये इंटरफेरेंस पैटर्न है और ये सेंट्रल लाइन है, सेंटर से किसी एक की डिस्टेंस y मैंने निकाला था, तो y की वैल्यू अगर n पुट करते हैं तो nth ब्राइट आ जाएगा, और n-1 पुट करते हैं तो n-1 ब्राइट आ जाएगा। तो yn की ब्राइट में से yn-1 की ब्राइट को माइनस किया गया, n लेमडा डी बाई डी फॉर्मूला आया था, यहाँ n को n-1 किया गया, इसको सॉल्व करने के बाद दिया गया लेमडा डी बाई डी। ये हो गया फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट। फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट लेमडा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट लेमडा डी बाई डी। और फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क भी इतना ही आएगा, डार्क का भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, लेमडा डी बाई डी आएगा। तो एक इक्वेशन आप लास्ट में लिख देंगे कि फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क आर सेम। फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क आर सेम। उसके आगे बीटा मीडियम अपॉन बीटा एयर बाई म्यू। किसी जो फ्रिंज विड्थ निकल के आता है, कोई ऐसी मीडियम में आ जाए, कोई ऐसे मीडियम में आ जाएगा जहां पे कोई उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ डिफरेंट हो, तो उसको म्यू से डिवाइड करके वैल्यू हम ले आएंगे, म्यू से डिवाइड करके वैल्यू ले आएंगे। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे देखो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ये कहाँ से आया फॉर्मूला? ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि I1 जो है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, I2 जो है प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है, और I प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जैसा कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई है, तो आर रिजल्टेंट है। I1 ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, I2 बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यहाँ 2 रूट अंडर I1 I2 है, कॉस फाई होगा। यहाँ पे भी कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं। और एक एंगुलर विड्थ का ये फॉर्मूला है, ये भी आप लेमडा डी बाई डी और बीटा बाई डी कर लेंगे। ये सबसे लास्ट वाला जो इक्वेशन लिखे हैं, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू रूट अंडर I1 I2 कॉस फाई, यहाँ आई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी लिखेंगे आप। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई मैक्स रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी ये जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं, ये नोट्स के ऊपर ही लिखे गए हैं।
अभी मैं जो बीच में आपका मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, इस ब्रेक के बाद मैं इस फॉर्मूले को दोबारा एक बार लिखेंगे फ्रेश पेज में, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले, और ये पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है, ठीक है। नोट्स में पोलराइजेशन हाँ है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं इतना ही पेज इस चैप्टर में बच रहा है, न्यूमेरिकल अलग होगा। तो अगर आप लोग बोलो तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेके और चैप्टर को खत्म करूं, या कंटिन्यूअसली खत्म कर दूं, बताइए। क्योंकि क्लास लगातार हमारा 1.5 घंटे का चल गया है, जो दिखा रहा है हमारे स्क्रीन पे, हो सकता है हम 5-10 मिनट वेटिंग में भी था, हमारा टाइम था। तो 1 घंटे 20 मिनट हो गया होगा। तो मैं